एक गांव जिसके मुखिया का बेटा मर गया और बुढ़ापे में भी उसे अपने गांव की अगवानी करनी पड़ रही है। मगर क्या होगा जब विरोधियों की आवाज़ उठने लगेगी? क्या मुखिया उन मुश्किलों से मुकाबला कर पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ एक नेपाली मूवी हिमालय। नेपाल में बनी पहली मूवी जिसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में 20 परिवारों का एक गांव है जो कई दशकों से नमक का सौदा करता आ रहा है। उस गांव का मुखिया टिल्ले अपने 7 साल के पोते के साथ रहता है। कई दिनों का सफर पूरा कर नमक की बोरियों को जानवरों की पीठ पर लाद कर उनके गांव का एक काफिला वापस आता दिखा। पूरा गांव उनके स्वागत में इकट्ठा हो गया, मगर उनका सारा उत्साह एक बुरी खबर पर खत्म हो गया। मुखिया का बेटा अब नहीं रहा। ये खबर उसी के तो कर्मा ने मुखिया को दी। उसने कहा, तुम्हारा बेटा पहाड़ी की दूसरी तरफ से जल्दी पहुंचना चाहता था। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हम नाकाम रहे और पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई। सारा गांव ऐसी खबर सुनकर बस खड़ा रह गया। पूरी रीति रिवाज के साथ मुखिया के बेटे को अंतिम विदाई दी गई। पीछे रह गया मुखिया टिल्ले, पोता सेरिन और बहू पेमा। बेटे की मौत से आहत टिल्ले ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसके बेटे की मौत पहाड़ी से गिरने से हुई है। उसे लगता है कि कर्मा ने मुखिया बनने के लिए उसके बेटे को मार डाला। टिल्ले अगला मुखिया अपने पोते को बनाना चाहता है, मगर सेरिन अभी बहुत छोटा है। गांव को सर्दियों से पहले अपने मुखिया को चुनना होगा। मुखिया का चुनाव रखने के लिए एक तीरंदाजी का मुकाबला रखा गया। कर्मा उसको आसानी से जीत लेता है। पूरा गांव चाहता है कि कर्मा उनका अगला मुखिया हो। उसमें नेतृत्व के गुण के साथ साथ पहाड़ियों के रास्ते की अच्छी समझ भी है। सेरिन भी कर्मा को बहुत पसंद करता है, मगर अब कर्मा टिल्ले को फूटी आंख नहीं सुहाता। वो उसे धोखेबाज समझता है। बुजुर्गों की बैठक में भी उसने ये बात कही, मगर बाकी सब ने उसे समझाने की कोशिश की। ये बस एक हादसा है कि तुम्हारा बेटा यूं मर गया। मगर टिल्ले बोला, तो ठीक है, मेरा बेटा मुखिया था, अब वो नहीं रहा, इसलिए अगला मुखिया उसका बेटा और मेरा पोता सेरिन होगा। और जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता, तब तक मैं गांव की देखरेख करूंगा जैसे पहले किया करता था। बैठक में मौजूद सबने कहा, हम सबको तुम पर भरोसा है, मगर अब तुम बूढ़े हो चुके हो। कई हालातों का सामना शारीरिक रूप से करना होता है। जब काफिला सफर पर निकलता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। टिल्ले को गुस्सा आ गया। वो बोला, मैंने कई वर्षों तक तुम लोगों का नेतृत्व किया है, तुम सब मेरे कर्जदार हो। मगर टिल्ले भी जानता था कि बुजुर्गों का कहना सही है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द कर्मा से बेहतरीन और काबिल आदमी ढूंढना होगा। पहाड़ों पर अनाज की पैदावार बहुत अधिक नहीं हो पाती, इसलिए ये गांव पहाड़ी के नीचे बसा घाटी में जाकर नमक बेचता है और उनसे अनाज खरीदता है और गांव का भरण पोषण होता है। जल्द ही नमक का एक और काफिला घाटी की ओर जाने को तैयार था। मॉन्क उनके निकलने का सही समय कुछ पत्रिकाओं और ग्राहों की दशा देखकर तय कर रहे हैं। कर्मा इन सब चीज़ों को अंधविश्वास समझता है। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ वक्त बर्बाद करने का बहाना है। कर्मा की बातें सुनकर लामा ने कहा, तुम्हारे जन्म से पहले ये परंपरा चली आ रही है। कर्मा बोला, मगर तुम्हारी ये परंपरा बर्फीले तूफानों का रास्ता नहीं रोक सकते जो यात्रा के दौरान आते हैं। दूसरी तरफ टिल्ले अपनी नज़र के हर दावेदार के पास जाकर उसे मुखिया बनने का प्रस्ताव देता, मगर कोई राजी ना हुआ। जब ये खबर कर्मा तक पहुंची तो वो टिल्ले के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे बेटे लाकपा को नहीं मारा,
वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये सिर्फ एक हादसा है और तुम्हें भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर टिल्ले उसकी बातों से झुंझला कर बोला, तुम्हारे पाप की गवाह ये पहाड़ है। तुम अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगे। लाकपा का बेटा ही अगला मुखिया होगा और तब तक मैं भागदौड़ संभालूंगा। लांबा ने 10 दिन बाद का मुहूर्त निकाला जब काफिला रवाना होगा। टिल्ले रात भर बस यही सोचता रहा कि वो आगे क्या करे और अगली सुबह कहीं निकल गया। इधर कर्मा काफिले के निकलने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके दोस्त ने कहा, अभी तो मुहूर्त नहीं है, वो तो 6 दिन बाद का है। बर्फीले तूफान किसी पर रहम नहीं दिखाएंगे। पहले ही काफी देर हो चुकी है और देर जान का खतरा पैदा करेगी। कर्मा बोला। दोस्त ने कहा, मगर हमें भगवान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ टिनले बुद्धिस्ट मंदिर सेंटर पर आया। यहाँ उसका दूसरा बेटा रहता है। बहुत छोटी उम्र में ही वो उसे यहाँ छोड़ आया था, इसीलिए एक दूसरे को पहचानने में दोनों को थोड़ी परेशानी हुई। टिल्ले ने बेटे को पूरी बात बताई और उसे अपने साथ लौटने को कहा। बेटा बोला, आप हमेशा मुझे लांबा बनाना चाहते थे, इसीलिए बचपन में यहाँ छोड़ गए और अब जब लाकपा मर गया है तो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलकर मुखिया की बागडोर संभालूं। मगर मैं तो सिर्फ चित्र बनाना और मंत्र जापना ही जानता हूँ। पहाड़ी रास्ते और मवेशियों को नियंत्रण में रखना नहीं जानता। टिल्ले उसके जवाब से उदास होकर वापस लौट पड़ा। इधर कर्मा टिल्ले के घर जब उसके मवेशियों को लेने आया तो पता चला टिल्ले अपने दूसरे बेटे को वापस लाने गया है। कर्मा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसी शाम पेमा ने कर्मा को उस जगह बुलाया जहां वो बचपन में खेला करते थे। पेमा ने कहा, यूं अचानक बिना किसी मुहूर्त के काफिला मत ले जाओ। कर्मा बोला, अब और कितने दिन लाकपा के मरने का शोक मनाओगी? अपने मवेशी लेकर तुम भी मेरे साथ चलो। पेमा ने इनकार कर दिया। अगली सुबह जब कर्मा रवानगी को तैनात हुआ, लाकपा ने उसका रास्ता रोककर कहा, पूर्वजों को नाराज मत करो वरना उनका कहर पूरा गांव झेलेगा। कर्मा बोला, मैंने किसी को भी अपने साथ आने को मजबूर नहीं किया और गांव के ज्यादातर नौजवान कर्मा के पीछे पीछे घाटी की तरफ चल पड़े। देर रात जब टिल्ले लौटा तो बाकी बच्चे लोगों ने उससे पूछा, अब हमारी मवेशी कौन ले जाएगा? टिल्ले ने कहा, घबराओ मत, हम सब ने परसों इसी रास्ते को खंगाला है। हम सब यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। ये रास्ते हमारे साथी हैं और हम सब मुहूर्त के दिन ही अपने मवेशी को लेकर निकलेंगे। मगर यहाँ समस्या यह है कि बाकी बच्चे लोग उम्र दराज हैं। वो पहाड़ियों के रास्ते पर अपनी नमक की बोरियां नहीं ले जा सकते। उनको निराश होता देख टिल्ले ने जोश में कहा, हमने इससे भी बुरे वक्त को झेला है। तुम सब मुझ पर और खुद पर भरोसा करो। हम उन नौजवानों से ताकत में कमतर हो सकते हैं, हौसले और अनुभवों में नहीं। सब उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तय किए गए वक्त पर सब निकलने की तैयारी में लग गए। तभी नूरफू, टिल्ले का दूसरा बेटा, आया। उसने गांव वालों को देखा। गांव वाले उससे आशीर्वाद लेने को दौड़ पड़े, मगर टिल्ले अभी भी उससे नाराज है। गांव वालों को आशीर्वाद लेता देख टिल्ले बोला, अब नूरफू लांबा नहीं है, वो हमारे साथ इस काफिले की निगरानी करने साथ चलेगा। दूसरा काफिला भी निकल पड़ा। अब पूरा गांव 2 काफिले में बट गया। नौजवान शक्तियों से भरा कर्मा का और बुलंद हौसलों और अनुभव से भरा टिल्ले का। इधर कर्मा मवेशियों को रास्ते पर खदेड़ने में लगा हुआ है, जिससे वो रास्ता न भटक जाए। तभी एक आदमी उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, वहां एक आदमी गिर गया है। कर्मा उस तरफ गया। एक आदमी बेहोशी की हालत में रास्ते पर पड़ा है और बाकी सब उसको घेरे खड़े हैं। कर्मा उस आदमी के पास गया। सभी उसे दोष दे रहे हैं, उसने पूर्वजों को नाराज किया है, इसी से ये सब हो रहा है। तभी कर्मा ने उस आदमी के कपड़े से शराब की शीशी निकाली। अब सभी खामोश होकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। दूसरी तरफ टिल्ले के काफिले को चलते चलते 4 दिन बीत गए, मगर अभी तक वो कर्मा के काफिले तक नहीं पहुंच सका। अगली सुबह वो उठा
पूर्वजों से विनती की और फिर सफर पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही सेरिन वापस जाने की जिद करने लगा। टिल्ले ने कहा, अब वापस नहीं जा सकते। पेमा बोली, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। टिल्ले ने पेमा से कहा, सेरिन को आगे जाकर इसी रास्ते पर गांव वालों का नेतृत्व करना है। उसे इसके लिए अभी से तैयार होना होगा। वो बच्चा नहीं, कल का मुखिया है। सेरिन ने अपने दादा की बातें सुनी और उन्हीं की तरह वो भी आगे बढ़ गया। चलते चलते कितने दिन हुए ये तो किसी को ठीक से याद नहीं। सब रात में बातें करते हैं। लगता है टिल्ले रास्ता भटक गया है। इस तरह से तो सब मारे जाएंगे। तय हुआ सुबह होते ही टिल्ले से बात की जाएगी, मगर उम्मीद के मुताबिक टिल्ले अपनी जिद से टस से मस न हुआ। वो किसी भी सूरत में कर्मा को जीतने नहीं देगा। आगे जाकर उन्हें कुछ तीर्थयात्री दिखे, जिनसे उसने पूछताछ की तो पता चला ऐसा ही काफिला 5 दिन पहले इसी रास्ते से गुजरा है। वो जरूर कर्मा का काफिला होगा। रात अकेले बैठे टिल्ले के पास नूरबू जाकर बैठ गया। टिल्ले ने कहा, तुमने तो इनकार कर दिया था, फिर वापस क्यों लौटे? नूरबू बोला, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, जब तुम्हारे पास 2 रास्ते हों तो सबसे कठिन रास्ता ही तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाएगा। टिल्ले के दिमाग की उलझन भी अब सुलझने के कगार पर थी। टिल्ले ने भीड़ में जाकर घोषणा की, आगे का सफर हम शैतान के रास्ते से तय करेंगे, मगर ये तो खुद को आग में झोंकने जैसा होगा। कई लोगों ने भीड़ में से कहा, मगर टिल्ले टस से मस न हुआ। अगली सुबह सब पहाड़ी को काट कर बने सकरे रास्ते, जिसके एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ ठंडी नदी थी, चल पड़े। जरा सी चूक और नतीजा सिर्फ मौत। यही है शैतान का रास्ता। मगर ये क्या, आगे का रास्ता तो टूटा है और पीछे का रास्ता इतना सकरा है कि जानवरों को वापस मोड़ा भी नहीं जा सकता। टिल्ले ने अपने साथी की मदद से पत्थरों को जोड़कर टूटा रास्ता तैयार किया। रास्ता ऐसे बनाया गया है कि जानवरों का वजन पड़ने से न टूटे। धीरे धीरे सारे जानवर आगे बढ़ने लगे, मगर आखिरी मवेशी के कुछ दूर आने पर रास्ता वापस से टूट गया और सीधा पानी से भरी नदी में गिर गया। टिल्ले ने कहा, इस रास्ते को इस्तेमाल करने की कीमत है ये 1 याक और 2 बोरी नमक। आखिर टिल्ले कर्मा के काफिले तक पहुंच ही गया। कर्मा के साथ साथ उसके साथी भी हैरान हैं। मगर उन्होंने उन सब का स्वागत किया। रात को आग के चारों ओर सभी बैठे हैं। जब टिल्ले ने नमक की गोटियों को आग में डाला, गोटियां नहीं चुटकी, मतलब उनमें नमी है, और नमी का मतलब जल्द ही आने वाले बर्फीले तूफान की दस्तक। टिल्ले ने कहा, हमें कल ही रवाना होकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कर्मा ने टिल्ले की बात बीच में काटते हुए कहा, हम लगातार सफ़र कर रहे हैं और आगे भी सफ़र कर सकें, इसलिए मवेशियों और हमें दोनों को आराम की ज़रूरत है, और नमक की कुछ गोटियों के न चटकने से हम सबकी जान तो दांव पर नहीं लगा देंगे। इन कुछ गोटियों ने ही हमें बरसों से इन पहाड़ी पर रास्तों की बर्फीली तूफानी हवाओं से बचाया है। टिल्ले बोला, ये सब किताबी बातें हैं। मौसम एकदम साफ है, कर्मा बोला। नूरबू आगे आया। उसने कर्मा को समझाने की कोशिश की। नूरबू की नज़र में कर्मा बेकसूर है। अगली सुबह पेमा कर्मा के पास आई। सेरिन वहीं सोया हुआ था। पेमा ने कर्मा से कहा, टिल्ले गलत नहीं होगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। कर्मा बोला, हम दोनों में से सही कौन है? पेमा बोली, दोनों ही एक जैसे हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। आधे से ज़्यादा लोग टिल्ले के साथ चल पड़े और टिल्ले की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बर्फीले तूफान से पास का रास्ता भी दिखना मुश्किल है। लोगों के घुटने तक चढ़ी बर्फ में चलना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों ने टिल्ले से रुकने को कहा। टिल्ले ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, रुकना मत जब तक उस गोल गुंबद तक न पहुंच जाओ। टिल्ले ने पूरी ताकत तूफान के विरुद्ध चलने में लगाई, मगर बूढ़ा शरीर सहन न कर पाया और वो गश खाकर गिर गया। लोग बर्फ में टिल्ले को ढूंढ रहे हैं। तभी कर्मा उसे अपनी पीठ पर लिए तूफान में से निकलता नजर आया। कर्मा को टिल्ले की हालत पर और अपनी जिद पर अफसोस हुआ।
पेमा बोली, तुमने ही उसे बचाया है। अफसोस की कोई बात नहीं है। इस रात ने पेमा और कर्मा दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया। टिल्ले ये होने नहीं दे सकता था, मगर नूरपुर ने उसे रोक लिया। टिल्ले बोला, अगला मुखिया तुम्हें बनना है, अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। नूरपुर बोला, मैं एक लांबा हूँ और कुछ चीज़ों को परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह के सूरज ने मौसम और मनुष्य दोनों के तूफान को अपनी धूप से मिटा दिया। टिल्ले ने कर्मा को अपना मुखिया स्वीकार कर लिया। उसने कहा, तुम मुखिया हो, तुम अपने लोगों को आदेश दोगे, मगर पूर्वजों और ईश्वर से आदेश लोगे। सभी ने नए मुखिया के सम्मान में नारे लगाए। इधर टिल्ले जमीन पर गिर गया। सभी डर गए। टिल्ले बोला, मेरा सफर बस यहीं तक का था, तुम सब आगे बढ़ो और मुझे यहाँ छोड़ दो। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नम आंखों से काफिला अपने सफर पर निकल पड़ा और पिता का सर अपनी गोद में लिए नूरवू उनके आगे के सफर के लिए प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, कहानियाँ सुनाना हमें पसंद है और अगर मेरी लाइक कहानी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, उसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।